अगर आप सड़क पर चल रहे किसी भी इंसान को रोककर पूछेंगे कि हमारे देश का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा है, तो 90% लोगों का जवाब होगा टाटा। लेकिन 1868 में इस्टेब्लिश हुए टाटा ग्रुप ने पिछले 150 सालों में ऐसा क्या कमाल कर दिखाया है कि आज न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप के नाम का डंका बजता है। कैसे टाटा ग्रुप ने अपने फायदे और नुकसान की परवाह किए बिना देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 से भी ज्यादा कंपनीज बनाई हैं। आज हम आपको टाटा ग्रुप की सक्सेस स्टोरी एक ऐसे नजरिए से दिखाएंगे जो आपके दिल में टाटा ग्रुप की रिस्पेक्ट को 100 गुना और बढ़ा देगा। और वीडियो की एंड आते आते आपको सर रतन टाटा और उनकी फैमिली को सैल्यूट करने का मन भी होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनीज 100 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट करती हैं और दुनिया भर में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में टाटा ग्रुप ने 12 लाख करोड़ यानी कि $150 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इस सबसे बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप की शुरुआत सिर्फ 21,000 रुपए और एक सपने से शुरू हुई थी। ये सपना बिल्कुल सिंपल था कि आखिर क्यों हम मैनचेस्टर से कपड़े खरीदें जबकि हम पूरे ब्रिटेन को कपड़े बेच सकते हैं। इस सपने के साथ जमशेदजी टाटा ने 1877 में नागपुर में एम्प्रेस मिल की शुरुआत की। मगर जमशेदजी टाटा का सपना सिर्फ धन दौलत से अपनी तिजोरियां भरना नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी मिल में काम करने वाली फीमेल वर्कर्स को पीएफ और ग्रेजुएटी देना शुरू किया। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी और चाइल्ड केयर सेंटर्स भी खुलवाए। इसी तरह उन्होंने देश को एथिकली बिजनेस करना सिखाया। इसी बीच उनकी नजर इंडिया की होटल इंडस्ट्री पर पड़ी और उन्होंने नोटिस किया कि भारत में भारतीयों के रहने के लिए ही अच्छे होटल्स अवेलेबल नहीं है। बड़े बड़े होटलों के दरवाजों पर तो ये नोटिस लगा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसलिए 1902 में बॉम्बे में जमशेदजी टाटा ने पहली बार ताज होटल बनवाया और आज दुनिया भर में ताज के 200 से ज्यादा होटल्स हैं। हालांकि 1904 में जमशेदजी टाटा चल बसे, लेकिन उन्होंने अपने 2 बेटों रतनजी टाटा और दोराबजी टाटा को भी एथिकली ऐसे ही बिजनेस करने के संस्कार दिए थे, जिससे न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि देश को फायदा हो। 1907 में जब देश में स्टील प्रोडक्शन होता ही नहीं था तो इंपोर्ट्स में भी काफी परेशानी आती थी। तभी सर दोराबजी टाटा ने कहा कि हम खुद का स्टील प्लांट लगाएंगे और तभी जमशेदपुर में टाटा स्टील की शुरुआत हुई। और जो लोग कहते थे कि ब्रिटिश राज में इतना ऑपरेशन हैवी बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना नामुमकिन है, तो उनकी तो बोलते ही बंद हो गई और हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली। और आज टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी में से एक है, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 35 मिलियन टन है। 1915 में बॉम्बे काफी ज्यादा डेवलप हो रहा था, लेकिन शहर के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी और पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा था। तो टाटा ग्रुप ने महाराष्ट्र के खोपोली में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा दिया और यहीं से टाटा पावर की शुरुआत हुई। आज टाटा पावर 30% क्लीन एनर्जी जनरेट करती है और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के चलते कंपनी ने ये टारगेट बनाया है कि आने वाले कुछ सालों में ये नंबर 50% तक पहुंच जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने में भी टाटा का ही हाथ था। दरअसल सर दोराबजी टाटा खुद एक एथलीट थे और उन्हें विश्वास था कि भारत भी वर्ल्ड क्लास एथलीट प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए 1920 में दोराबजी टाटा ने खुद भारत की ओलंपिक टीम को स्पॉन्सर किया और गुलामी के दौर में भी इंडियन एथलीट्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। हालांकि उस साल भारत को भी कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं मिला और 4 साल बाद पेरिस ओलंपिक में भी इंडिया को कोई मेडल नहीं मिला। लेकिन 1929 में इंडियन हॉकी टीम भारत के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत कर आई और शायद ये पॉसिबल ना होता अगर दोराबजी टाटा ने भारत को ओलंपिक में भेजने का सपना ना देखा होता। आप में से शायद काफी कम लोग जानते होंगे कि दोराबजी टाटा अपनी पत्नी मेहरबाई से काफी ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने वैलेंटाइन डे पर अपनी वाइफ के लिए एक ऐसा डायमंड खरीदा जो कि कोहिनूर हीरे से भी 2 गुना बड़ा था। पहले विश्व युद्ध के बाद टाटा स्टील काफी कर्जे में थी और जिसकी वजह से टाटा फैमिली को अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़े। तभी मेहरबाई ने अपनी पर्सनल ज्वेलरी के साथ उस डायमंड को भी गिरवी रख दिया ताकि डेट रिपेमेंट करके कंपनी को डूबने से बचाया जा सके, क्योंकि जमशेदपुर प्लांट पर ही हजारों वर्कर्स की फैमिलीज डिपेंडेंट थी। अनफॉर्चुनेटली मेहरबाई कैंसर की वजह से चल बसे, लेकिन दोराबजी टाटा ने उनकी याद में कोई बड़ा महल नहीं बनवाया बल्कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया, जो कि आज भी अपने 70% कैंसर पेशेंट्स की फ्री में ट्रीटमेंट करता है। 1932 में जब देश की अपनी कोई एयरलाइन नहीं थी, तभी जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की और भारत के पहले लाइसेंस पायलट बनकर टाटा एयरलाइंस की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई लाने वाले पायलट और कोई नहीं बल्कि जेआरडी टाटा ही थे। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया और 2 सालों में ही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो गई। यहाँ भी टाटा ग्रुप ने एविएशन बिजनेस में कदम इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें काफी प्रॉफिट था, बल्कि इसलिए रखा क्योंकि भारत को इसकी जरूरत थी। 1947 में हमारा भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद तो हुआ, लेकिन फिर भी देश की इकोनॉमी काफी वीक थी। बाकी इंडस्ट्रीज की ही तरह
कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी फॉरेन कंपनीज पर ही डिपेंडेंट थी, यानी इम्पोर्ट्स पर खर्चा बढ़ रहा था और एक्सपोर्टर्स ना के बराबर थे, जिससे देश के फॉरेन रिजर्व तेजी से कम हो रहे थे। तभी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने JRD टाटा को फोन करके मेड इन इंडिया कॉस्मेटिक ब्रांड बनाने की रिक्वेस्ट की। तभी टाटा ग्रुप ने जल्द से जल्द होम ग्रोन कॉस्मेटिक ब्रांड बना दिया, जिसका नाम लक्ष्मी से इंस्पायर होकर लैक्मे रखा गया। 1952 में लॉन्च हुई लैक्मे देश की पहली ऐसी कॉस्मेटिक ब्रांड बनी जिसके प्रोडक्ट फेयर स्किन के लिए नहीं बल्कि स्पेशली इंडियन स्किन के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा जब देश को स्वदेशी गाड़ियों की जरूरत पड़ी तो 1945 में टाटा मोटर्स की शुरुआत हुई। वहीं 1968 में जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर का दौर चल रहा था तो टाटा ग्रुप ने कहा कि भारत इसमें पीछे क्यों रहे और उन्होंने TCS की शुरुआत की। साथ ही 1984 में भारतीयों को सस्ते दामों में लग्जरी प्रोडक्ट्स देने के लिए टाइटन की शुरुआत की। इसके साथ 1994 में रतन टाटा जी ने देखा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन की जरूरत है तो उन्होंने तनिष्क की शुरुआत कर दी। इसके बाद 1998 में रतन टाटा जी ने देखा कि बाहरी कंपनीज इंडिया में महंगे दामों पे वेस्टर्न कपड़े बेचकर पैसा देश के बाहर लेकर जा रही हैं, तो उन्होंने अपनी फैशन रिटेल चेन वेस्ट साइड की शुरुआत की। वहीं 2008 में रतन टाटा ने देश के मिडिल क्लास लोगों के घरों तक 4 व्हीलर पहुंचाने के सपने से टाटा नैनो लॉन्च की, जिसका सस्ती कार वाला मार्केटिंग कैंपेन उसी पर उल्टा पड़ गया। वहीं लाखों यूनिट्स में से कुछ 2-4 यूनिट्स में तो आग भी लग गई और सेफ्टी टेस्ट में भी टाटा नैनो को 0 स्टार रेटिंग मिली, जिससे लोगों का टाटा मोटर से भरोसा उठने लगा। तभी सर रतन टाटा ने देखा कि देश में रोड एक्सीडेंट काफी ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करके टाटा टियागो और टिगोर जैसी 5 स्टार रेटेड गाड़ियों के साथ कमबैक किया और आज टाटा मोटर्स की सभी कार्स 5 स्टार सेफ्टी रेटेड के साथ हैं, जो रोड एक्सीडेंट में लाखों लोगों की जान बचा चुकी है। 2016 में टाटा ग्रुप ने देखा कि महंगे फैशन प्रोडक्ट की वजह से देश के मिडिल क्लास कस्टमर्स के लिए आज भी ट्रेडिंग फैशन सिर्फ एक सपना है, तो उन्होंने ज़ूडियो की शुरुआत की, जिसमें फैशन प्रोडक्ट्स 100 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी मैक्सिमम प्राइस 999 रुपए होती है, जिससे मिडिल क्लास के लिए फास्ट फैशन एक्सेसिबल हो गया। और ये पहल लोगों को कितनी पसंद आई उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ज़ूडियो ने 3540 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। नमक से लेकर चाय पत्ती तक और फैशन से लेकर ऑटोमोबाइल तक आज देश में 100 से ज्यादा सेक्टर्स में टाटा ग्रुप की कंपनी मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर कंपनीज तब शुरू हुई थी जब देश को उनकी जरूरत थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी टाटा ग्रुप की रिस्पेक्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में रतन टाटा सर की तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए, और अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस जरूर कर दीजिए। थैंक यू।